नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है निसार इंडियन यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं कुर्सी पर बैठा हूं क्योंकि थोड़ा मेरे को आपको समझाना है कोई ज़रूरी चीज़ें। आज अपने नेपियर के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो तारबंदी है उसके बारे में बताया था। मैंने बहुत बढ़िया ट्रिक बताई थी कि तारबंदी में अपने कम खर्चे में कैसे अपने मतलब बढ़िया से बढ़िया तारबंदी है वो कर सकते हैं, फेंसिंग कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम हम करें तो पहले अपने को उसको कवर करना ज़रूरी है, ज़मीन को, उसकी मतलब सिक्योरिटी ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम तारबंदी का होता है, जो पिछली वीडियो मैंने आपको बता दिया। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद जाके आप वो वीडियो देखना, उसमें बहुत सारी बढ़िया चीज़ें मैंने आपको बताई है। आज मैं आपको नेपियर के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। ये नेपियर की कलम है, ज़्यादा अपने टाइम नहीं लेंगे, शॉर्टकट में आपको बहुत सारी चीज़ें वो डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये कलम है और ये मान लो कि जैसे ये एक कलम हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। तो सबसे पहले तो अपने नेपियर लेके कहाँ से आए, है ना, सबसे बड़ी तो यही है। तो अपने गूगल में सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं आपके नज़दीक लोकेशन में नेपियर के लिए। लेकिन अगर आपको अपने निसार इंडियन चैनल पर विश्वास है, मेरे ऊपर विश्वास है, तो आप थोड़ा सा वेट करें क्योंकि इसका रिजल्ट है वो सामने आने वाला है। मैंने ये लगभग 165 फीट लंबी है और 55-60 फीट है वो चौड़ाई में है। और ये मैंने वो तो लगाए हैं, प्लस जो बंची हुई है वो मैंने पौध के रूप में भी लगाया हुआ है। ये पौध मैंने एक्स्ट्रा क्यों, मतलब कलम एक्स्ट्रा क्यों लेके आया, मैं यहाँ क्यों लगाया, इसके बारे में मैं आपको इसका कारण बताऊंगा आगे कि मैंने एक्स्ट्रा क्यों मंगवाई है। तो आप वेट करें इसका थोड़ा रिजल्ट का, यानी कि महीने भर में इसका रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा फिर कैसे पानी में लग सकता है और आपको कितना लेके आना चाहिए और कैसे कैसे लगाना है, क्या है, वो सारी चीज़ें तो मैं अभी बता दूंगा आपको। लेकिन किस तरीके के क्लाइमेट में ये लगता है और कैसा पानी इसको, मतलब कैसा कैसा पानी आप यूज़ कर सकते हो, इसका रिजल्ट थोड़े दिनों में आ जाएगा। अपने मैंने इसलिए डेमो के रूप में लगाया है, तो वो वीडियो भी अपने बाद में बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे अपने नेपियर लेके आएंगे तो सबसे पहली बात तो ये कि सर ये रेट क्या, मतलब कितने रेट में मिलता है और कितनी जगह में ये एक कलम लगती है, यानी कितनी जगह में एक कलम लगेगी और कितने पैसे का आएगा, कौन से मौसम में लगाना है और किस तरीके से लगाना है, कौन कौन सी दवाई इसमें यूज़ लेनी है, सर इसमें फंगस लग जाती है तो उसके बचाव के लिए क्या करना है, सबसे ज़्यादा दीमक की प्रॉब्लम रहती है तो दीमक के लिए अपने को क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये भाव क्या आया। तो ये जो कलम है, एक कलम, ये लगभग सरकारी रेट इसका 2 रुपये कलम का है, यानी कि 2 रुपये एक कलम का सरकारी रेट है। और एक आती है पौध, यानी कि अगला किसान है वो इसको कटिंग करके और उसको अपने क्यारियों में इस तरह लगा के फिर वो कोंपल निकल आती है, वो पौध उखाड़ के वो जड़ निकली हुई देता है। तो वो लगभग 4 रुपये मतलब प्रति जो पौध है वो बड़ी मेरे को मैं लेके आया और 2 रुपये पर कलम के हिसाब से ये लगे, पैसे लगे मेरे को। तो अब रही बात, ये तो मैंने रेट बता दिया आपको, ठीक। कहाँ मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हो सकता है यहाँ से कोई ऑनलाइन पर विश्वास मत करना कि आप मतलब कोई अमेजन वगैरह। मैंने एक बार बंगाल से मंगाया था तो 7 दिन के बाद पहुँचा था, उसमें 25 कलम थी, उसमें से लगभग 20 कलम है वो रास्ते में ख़राब हो गई फंगस लग के और सिर्फ 5 बची। 5 में से भी 2 पौधे कामयाब हुए रेड नेपियर के, जो मैंने घर पर लगा रखे हैं। एक वीडियो मैंने दिखाया भी था, तो वो भी मैं आपको रेड नेपियर के बारे में बताऊंगा। ये अपना ग्रीन है, ये ताइवान की है, बढ़िया नस्ल बता रहे हैं, इसमें बहुत सारी इसमें आँख है। तो अपने कलम पर बात हो रही थी दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको कलम के बारे में बताऊं, जैसे ये मैंने कटिंग की हुई है, तो ये मैं उतार लेता हूं इसको। तो आप है ना, ये जो जैसे ऊपर की तरफ मुंह है इसका, ये इसका ऊपर की तरफ मुंह है, तो ये जो इसमें गांठ होती है, इस गांठ से आप 2 या 3 आंगल नीचे से कट करो इसको, ठीक है ना। और ये गांठ बीच में रखो। अब ऊपर है ना दूसरी कलम आ गई, तो इसके भी यहाँ पर 2 या 3 आंगल नीचे से कट करो आप, ठीक है ना, यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये इतनी अपनी क्या है, एक कलम हो गई। ये इतनी अपनी एक कलम हो गई, समझ में आ गया ना। यानी यहाँ से कटिंग करेंगे तो गांठ के नीचे इतनी जगह रह गई, इसमें भी गांठ के नीचे इतनी जगह रह गई, तो यहाँ तक अपनी एक कलम हो गई। अब मिट्टी में कितना दबाना है इसको, यानी कि ये जो आँख होती है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आँख होती है जहाँ से कलम निकलेगी अपनी, मतलब ऊपर कलिका निकलेगी, ये कलिका निकलेगी इसमें, ठीक है ना। तो इस कलिका के ऊपर अपने को कम से कम 2 से 2.5 अंगुल मिट्टी है वो मिट्टी में दबाना ज़रूरी है, मतलब लगभग इतना, यानी कि जितना नीचे है ना उतना ही ये ऊपर, यानी ये जो गांठ है ये मिट्टी में दबनी ज़रूरी है। ये अगर हवा में रह गई, आपने इतना दबा दिया तो ये कभी नहीं फूटेगा, मतलब इसमें कोंपल कभी नहीं निकलेगी, सूख जाएगा ये।
तो ये जो बीज वाली गांठ है ये मिट्टी में दबनी जरूरी है। कितनी? लगभग 2 से 3 अंगुल, मतलब मैं बता देता हूँ 2 इंच हो गई मान लो, 2 या 2.5 इंच, यानी ये इतना मिट्टी में दबेगा। अपनी कलम कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी कलम थी। मिट्टी में कितना दबाया? इतना दबा दिया, यानी गांठ से इतना जितना नीचे उतना ही अपने ऊपर ले लिया, ये मिट्टी में दबा दिया। अब सर खड़ी लगाएं, सीधी लगाएं, पड़ी हुई लगाएं, मूंदी लगाएं, कैसे लगाएं ज़मीन में? तो ज़मीन में आपको सीधा ऐसे लगाना। एक तो मिट्टी में ऐसे हाथ से नहीं दबाना इसको, ठीक है ना। आप लोहे का कोई सरिया इंगल वगैरह ले सकते हो। तो उससे पहले आप खड्डा करो, खड्डा करने के बाद इसको अंदर उसको खड़ा करो और साइड में मिट्टी लगा दो इतनी, ठीक है ना। यानी कि कभी भी इसको हाथ से पकड़ के ज़मीन में आप फोर्स मत करना, नहीं तो ये नीचे से छिल जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, कामयाब नहीं होगा। लगाने से पहले आपको क्या करना है, ये कलम आपने कटिंग कर ली इतनी, यानी कि आप जहाँ से लेके आओगे लगभग क्या है कि ये पूरी 8-8, 10-10 कलम एक डंडे में ऐसे देंगे आपको, क्योंकि छोटी छोटी करके लेके आओगे तो वो रास्ते में सूख जाएंगी, सूखने का डर है। तो घर ला के आप कटिंग करो इसको, ठीक है ना। तो जैसे ये है, ये नीचे इसके छोटा हुआ है, तो अपने यहाँ से काटेंगे इसको, दूसरे को यहाँ से काटेंगे, तीसरे को यहाँ से काटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एक दवाई आती है, आप मतलब हज़ारों दवाइयाँ, मैं नाम नहीं बताऊँगा, मैं इतना बता दूंगा कि दिमक के लिए दवाई आती है। आप बढ़िया से बढ़िया दवाई, यानी लगभग एक आइडिया बता देता हूँ कि आधा लीटर दवाई है वो 500 रुपये से 700 रुपये के बीच में आधा लीटर दवाई आएगी। दिमक के लिए बढ़िया दवाई लेके आना आप, ठीक है ना। तो उसको 50 लीटर पानी में 50 लीटर पानी ले लिया, कलम ज़्यादा है तो अपने 100 लीटर पानी ले लो। 50 लीटर पानी में 100 ml वो दवा मिला लो आप ड्रम के अंदर। 50 लीटर मतलब ये 20 लीटर अपनी पेंट वाली जो बाल्टी आती है ना, वो 2.5 बाल्टी पानी की घेर लो। अगर आपकी कलम ज़्यादा है तो 5 बाल्टी घेर लो, तो 5 बाल्टियों में वो लगभग 100 लीटर पानी हो गया, कि 20 लीटर की बाल्टी आती है, 100 लीटर पानी हो गया। तो अपने को अब कितनी दवाई गिरनी है उसमें, 200 ml दवाई है वो, उसमें नाप आता, ढक आता दवाई के, 200 ml दवाई है उसमें डाल लो। पानी को घोल के आधा घंटा तक ये जो कलम अपने काटी है वो आधा घंटा तक ये कलम अपने को उस पानी में डुबो के रख देनी है, फिक्स आधा घंटा। उसको एक बार ऊपर से बट्ठल वगैरह से उसको दबा दो, डंडा मत घुमाना। डंडे से क्या है कि ये कई बार डंडे से दबाने से ये छिल जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ऊपर बट्ठल वगैरह या आपके टब वगैरह है तो दबा के पानी में उसको बस एक बार हिला दो और आधा घंटे के लिए छोड़ दो। आधा घंटे के बाद बाहर निकाल के इसको नीचे ज़मीन पर डाल दो इनको, और ऊपर कोई तिरपाल वगैरह है या आपके पास बोरी है वो ढक दो, और उसके अंदर से निकाल के आप ज़मीन में रुपाई कर दो। ज़मीन में आपको हमेशा सीधा लगाना है इसको, सीधा, ठीक है ना। ये मैंने तो क्यारी में जगह कम थी इसलिए मैंने थोड़ी सी तिरछी लगाई है, लेकिन जो अपने वहाँ जो रोपण किया है खेत में वो क्या हमने सीधा लगाया है, बिल्कुल ऐसे। यानी कि ये एक कलम है, मान लो यहाँ तक की कलम है, तो इस कलम को हमने क्या सीधा लगाया बिल्कुल, इतना मिट्टी में दबा दिया। ये यहाँ से कटिंग करना है अपने को, ठीक है ना। फिर ये ऊपर वाली दूसरी अलग कलम हो गई अलग, तो इसको इतना मिट्टी में दबा दिया। तो दोस्तों मिट्टी में दबाने के बाद आपको ये सूखी मिट्टी में ही लगना है लगभग, यानी कि अब लगाने से पहले क्या करना है, लगाने से पहले आप जो तोई वाली बांध आती है ना, ट्रैक्टर से कल्टी बोलते हैं जिसको, तोवे बने होते हैं राउंड में, उनसे आप पूरी ज़मीन को, उससे पहले आप खाद डालो उसमें, यानी इतनी खाद है वो गोबर की खाद उसमें चढ़ा दो। फिर उसकी तोई वाली वो बांध करवा दो, जिसको राजस्थान में बांध बोलते हैं या कहीं आरा भी बोलते हैं, यानी तोवे जैसे होते हैं गोल राउंड में, उससे वो मिट्टी वो पूरी उसकी निराई गुड़ाई करवा दो। फिर ज़मीन को आप समतल करना चाहो तो समतल कर दो, या उसमें खाली सूखा खूड मतलब खाली हड़ है वो ट्रैक्टर से चलवा दो। वो क्यों चलवाना ज़रूरी है, उससे एक तो क्या है कि ज़मीन में कोई दबी हुई जड़ वगैरह कोई कचरा होगा वो बाहर आ जाएगा। दूसरा क्या है कि आपको एक लगाने का आइडिया मिल जाएगा, यानी एक खूड छोड़ के दूसरे खूड के अंदर लगाना है। एक खूड में लगा दिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरे में लगाना है। दूरी इसके बीच की कितनी होनी चाहिए, लगभग इसके बीच की दूरी 1.5 फुट होनी चाहिए, यानी 1.5 फुट ही ऐसे और 1.5 फुट ही ऐसे, यानी चारों ओर एक पौधे के 1.5 फुट दूरी होनी ज़रूरी है। तो लगभग खूड से खूड की दूरी है वो मतलब 0.25 फुट होता है, और एक खूड छोड़ के एक फुट में लगाओगे तो लगभग 1.5 फीट दूरी आ जाती है आराम से। मैं नाप के देखा था, आ जाएगा आइडिया से। तो ये लगा के आप पूरे खेत में, ठीक है ना, एक लाइन है वो नाप के लगा लो। एक लकड़ी का ये तोड़ लो आप 1.5 फीट का बना के, ठीक है ना। तो एक लाइन में आप नापते जाओ, कलम लगाते जाओ, नापते जाओ। फिर क्या अगली लाइन में क्या है कि उनकी सीध देख के, सीधाई देख के आप उनकी सीध में लगाते जाओ, तो 1.5 फुट का नाप आ जाएगा। अपने सबसे पहले अपने बांध करवा दी, उससे पहले खाद डलवा दी थी, और उसके बाद में अपने ये कलम इसका ट्रीटमेंट कर लिया दीमक वाला, ये तैयार कर ली। तैयार करने के बाद बट्ठल में डाल के टब में ले जाके
और कलम अपने ज़मीन में इसको लगा दिया। लगाने के लिए अपने को सीधा ऐसे हाथ से नहीं इसको घुसेड़ना है, यानी किसी लकड़ी के डंडे से या किसी और लोहे के औजार से आपको खुरपी वगैरह से खड्डा किया, उसके अंदर इतना लगाया और माटी उसके साइड में हल्की सी दबा दी, ठीक है ना, ज़्यादा जोर से भी नहीं, हल्की सी दबा दी, सूखी मिट्टी में लगा देना। ये लगाने के बाद आपको उसमें पानी चालू कर देना, 2 से 3 घंटे तक एकदम तरातर पानी हो जाए ज़मीन का, वो लगा देना। जब तक इसकी कोंपड़ न निकले तब तक आपको पानी रूटीन से, यानी ज़्यादा गर्मी है तो डेली देना है, और ज़्यादा गर्मी नहीं है, हल्का सा ऐसा मौसम है तो आप इसको एक दिन छोड़ के एक दिन भी पानी लगा सकते हो, लेकिन नमी रहनी ज़रूरी है। जब तक ये कोंपड़ न निकाले तब तक, लगभग 4 से 5 दिन में इसकी कोंपड़ निकलनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। एक बार ये मतलब ये मानो कि महीने भर का हो गया तो इसकी जड़ें चारों ओर फैल गई, उसके बाद इसमें धीरे धीरे पानी कम कर दो आप, और जब ये 12 महीने का हो जाएगा तो पूरी तरह से ये ज़मीन को ढक लेगा, तो ये अपने वैसे ही नहीं सूखने देगा ज़मीन को। तो इसमें फिर 1 हफ्ते में आप एक बार पानी चला दो। अच्छा, पानी अभी तक तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि बेसिक सा पानी है, न खारा है न मीठा, बीज का सा पानी है, वो काम में ले रहा हूँ, तो मेरे को रिजल्ट अभी तक तो अच्छा दिख रहा है। कोंपड़ निकलनी शुरू हो गई सभी में। ये देखो मैं ज़्यादा लेके आया था, एक्स्ट्रा लेके आया था फुल, तो उसमें ज़मीन में लगाने के बाद जो बची हुई कलम है वो मैंने यहाँ लगा दी। इनके जो पत्ते थे, ये जो पत्ते एक्स्ट्रा पत्ते हुए, इनको इकट्ठा करके इनके ऊपर बुरका दिया मैंने। ये कलम नहीं दिख रही आपको, बीच कलम तो बीच बीच में इनके है ना, ये पत्ते बुरकाए हुए ऊपर। आप सोचोगे कि सर ने तो इतनी बहुत नज़दीक लगा रखे हैं, इनके पत्ते हैं जो बचे, ये इसलिए लगाए हैं पत्ते मैंने ऊपर, ताकि नमी बनी रहे, ज़्यादा पानी की जरूरत ना पड़ी, ठीक है ना, नमी बनी रहे, ज़्यादा पानी की जरूरत ना पड़े। ये आप उस साइड में देखो, इनके आगे और लगी हुई, देखो वहाँ लगी हुई है, उसमें पत्ते नहीं डाले हैं तो वो थोड़ी दूर दूर है। तो ये आपको कलम लगाने का तरीका मैंने बता दिया। और दवाई, दिमक वाली दवाई तो आपको ज़रूर डालनी है, इसको तो भिगो के डाल दिया। अच्छा, एक ट्रीटमेंट और बताऊंगा। अच्छा, मैंने पहले पानी बता दिया, पानी से पहले आप चाहो तो एक ट्रीटमेंट और करना है, यानी ये तो दिमक प्रूफ हो गया अपना, यानी इसमें तो दिमक नहीं लगेगी, दवाई पी ली इसने। लेकिन 1.5 फीट के बीच में जो खाद पड़ी है उसमें दिमक पनपेगी, उसका क्या करोगे, उसका भी इलाज बताता हूँ। वो जो दवाई बचेगी, आधा लीटर दवाई नहीं लगेगी, उसमें दवाई बचेगी अपनी। तो अपनी राख होती है ना, घरों में जो चूल्हों में राख बची हुई होती है, वो राख लिया, वो 2-3 बट्ठल जितनी भी जरूरत है, उस राख में वो बची हुई दवाई है, वो 2-2 ढक्कन एक बट्ठल में दवाई मिला के और राख को अच्छी तरह से मिला के, पूरी राख है वो इसके अंदर छिड़काव कर दो, पूरे में राख छिड़काव कर दो। फिर उसके बाद पानी चालू करो, तो जो बीच की बची हुई जगह है ना, वो भी दिमक प्रूफ हो जाएगी, पूरी में वो दवाई का असर चला जाएगा। अच्छा, दिमक वाली दवाई है वो आपको एक बार ही देनी है, फिर दोबारा देने की जरूरत नहीं। फिर क्या है कि ये मीठा होता है, तो 12 महीने के बाद इसमें जो चिंटी बोलते हैं लाल वाली, वो इसमें पनप जाएंगी, तो फिर वो दिमक अपने आप नहीं आने देंगी, क्योंकि मिठास है, मिठास में कीड़ी आ जाएंगी वहाँ दिमक है, फिर अपने आप खत्म हो जाएगी, नहीं आएगी। तो एक बार ये दिमक वाली दवाई आपको देनी है। तो लगाने से पहले आपको थोड़ा मेरे कहने से इंतज़ार करना है। इसका रिजल्ट कैसा रहता है, जो मैंने तरीका लगाया है उस तरीके से इसका कैसा रिजल्ट रहता है। पानी, इस पानी में, और एकदम ये बंजर जैसी ज़मीन है, कोई ज़्यादा यहाँ उपजाऊ ज़मीन नहीं है, जिप्सम की कमी रहती है, फ्लोराइड की अधिकता है पानी में फ्लोराइड की अधिकता है, मिट्टी में जिप्सम की, मैग्नीशियम की कमी है। वैसी मिट्टी में हमने सिर्फ गोबर की खाद डाल के और ये बेसिक से पानी से हमने इसको लगाया है। इसका क्या रिजल्ट रहता है, कोई कमी रहती है या फिर बढ़िया रिजल्ट रहता है, ये आगे जो वीडियो आएगा उसमें मैं इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि नेपियर के बारे में मैंने पूरी जानकारी बता दी। अच्छा, ये आप रहोगे, ये अपने NLM की तैयारी चल रही है। मैं चाहता हूँ कि अपना जो शेड बने ना, उस शेड से पहले, मतलब शेड बने, शेड में लगभग महीना भर लग जाएगा, फिर बकरियाँ आएँ, तब तक ये अपना हरा चारा पूरा एकदम मतलब कटने लायक हो जाए। तो बकरियाँ आए तो अपना सूखा या हरा चारा मिला के इसको, मतलब फ्री का खाना अपना तैयार हो जाए। यही तो बेनिफिट देगा लास्ट में जाके, निवेश करेंगे। अच्छा, तो मैं यहीं रहता हूँ, तो रहता क्या हूँ मैं, सुबह शाम आ जाता हूँ टाइम पास करने के लिए, पानी देने के लिए। तो मैंने सब्जियाँ भी लगाई है, देखो ये तरकाकड़ी का बीज है, और ये मैंने तरबूज लगाई, अभी सीज़न चल रहा है तरबूज का। और राजस्थान में दोस्तों ये काचरी बहुत पसंद की जाती है, इसकी मिर्च बनाई जाती है, तो काचरी के भी बीज मैं लेके आया था, लगाइए। और ये लौकी है, लौकी के भी लगा देंगे, इस पानी में लगता है, मैंने लगाया है। और काकड़िया तो राजस्थान का बहुत फेमस है दोस्तों, काकड़ी के बीज भी मैं लेके आया हूँ, ठीक है। इसके बाद में लोहिया, यानी जो मतीरी बोलते हैं, लोहिया बोलते हैं जिसको, टिंडा नहीं है, ये लोहिया अलग बोलते हैं, राजस्थान वाले समझते हैं इसको, लोहिया मतीरी बोलते हैं, वो मैं लेके आया हूँ। और इसके बाद में टिंडसी, ये टिंडा बोलते हैं, टिंडा एक अलग होता है, ये टिंडसी होती है, राजस्थान में बोलते हैं इसको, बहुत अच्छी होती है। और ग्वारफली का तो कहना ही क्या, ये ग्वारफली लेके आए हूँ, ये लगभग राजस्थान की फसलें हैं और इस मौसम में लगती है। जायद की फसलें, ये एक रबी की होती है और एक खरीफ की होती है, उसके बीच में एक जायद की फसल लगती है, जो लगभग फरवरी मार्च में लगाई जाती है और मई जून तक उसकी कटाई निराई हो जाती है। ये बीच वाले मौसम में लगती है। तरबूज वगैरह, ये ककड़ी, ये सब जायद की फसल बोलते हैं इनको।
तो क्योंकि चारों ओर बाउंड्री हो ही गई है, पानी लग ही रहा है, इसके बीच बीच में नेपियर के बीच में ये बीज डाल के और निराई गुड़ाई कर दी है, ताकि इसी पानी में ये फसलें यानी कि ये अपने खाने पीने के लिए सारी चीज़ें यहीं तैयार हो जाए। तो दोस्तों कैसी लगी अपनी तैयारी जो नेपियर की है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कलम कैसे लगाई हुई है, थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ मैंने, ठीक है ना। ये देखो दोस्तों, ये लगाई हुई है मैंने, पत्ते डाले हैं ऊपर, ये पत्ते डाले हुए हैं, ठीक है ना। और इसके बीच बीच में देखो ये कलम लगाई हुई है। ये पत्ते इतने ही थे तो मैंने क्या किया फिर, जो कुछ बची हुई कलम है वो मैंने यहाँ डाल दिए दोस्तों। ये देखो ये भी कलम लगाई है मैंने, ये बची हुई कलमें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब बारिश का सीज़न आए तो ये कलम क्या है कि तैयार हो जाए, क्योंकि इसमें जो मैंने खेत में लगाई है ना वो सभी कामयाब नहीं होंगी। कुछ इसमें हो सकता है कि जल भी जाए या कोई उखड़ जाए पैर से, तो जहाँ भी जो कामयाब नहीं होगी उसमें अपने यहाँ से पौध लेके और वहाँ लगा देंगे। प्लस बारिश के सीज़न में जो इधर फालतू में जो साइड के आगे उस साइड में जो जगह बची हुई है उसमें भी ये पौध है, ये सब जगह लगा देंगे। बारिश के सीज़न में पानी की ज़रूरत नहीं है इसको, और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ये कामयाब हो जाए। एक बारिश में ये जड़ पकड़ गया तो फिर उस पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों ये था नेपियर के बारे में। तो मैंने आपको बहुत सारा मतलब बता दिया। शाम का समय है और बढ़िया मौसम है, चारों ओर ठंड हो गई है क्योंकि पानी लगाया हुआ है तो ठंड हो गई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि शेड के अपने डिज़ाइन हैं उनके बारे में बताऊंगा कि अपने कैसे पैसे बचा सकते हो, शेड की अपनी तैयारी कैसे करनी है शेड बनाने से पहले, उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। हालांकि मैंने तो ये ईंट बजरी वगैरह ये पहले इसलिए गिरवाई थी क्योंकि चारों तरफ इसका वो किया ना, सब कुछ लगाया पिलर वगैरह, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें मैंने की हुई है। हालांकि 2 रूम पहले से यहाँ बने हुए हैं, ये मैं अभी इनको काम में ले रहा हूँ, ठीक है ना। काम में मतलब उसके अंदर सामान वगैरह पड़ा रहता है, कोई कुर्सियाँ वगैरह पड़ी रहती है। बाकी जैसे बढ़िया कंस्ट्रक्शन हो जाएगा ना इस साइड में तो फिर ये आगे वाले ये फोड़ के और यहाँ आगे बढ़िया बढ़िया पौधे लगा देंगे, मतलब मन लगने लायक जगह हो जाए एकदम, कोई भी आए तो अच्छा लगे बैठ कर भी। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक तो वीडियो करना ही करना है। और आपको किस विषय में मतलब बकरी पालन में किस विषय में आपको कौन सी चीज़ ऐसी है जो मेरे से छूट गई, आप कमेंट में बताओ। और कौन सी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो और एक्स्ट्रा, तो कमेंट किया करो ताकि मुझे पता चले कि आप किस विषय के अंदर आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो दोस्तों अगर NLM में आपने आवेदन नहीं किया है तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए मैं यहाँ वीडियो की डिटेल में ना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, तो आप ऑनलाइन अपनी ट्रेनिंग भी ले सकते हो। प्ले स्टोर में निसार इंडियन ऐप है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी NLM की यानी भेड़ बकरी पालन और मुर्गी पालन की प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आप बनवा सकते हो। हम किसानों की सुबह शाम मतलब एनी टाइम व्हाट्सअप पर हेल्प करते रहते हैं। आप कॉल मत किया करो क्योंकि वो व्हाट्सअप वाला नंबर है वो साइलेंट रहता है, हर सेकंड कॉल आता है, तो कॉल पर बात होना संभव नहीं होती। क्योंकि कॉल पर बात करेंगे तो दिन में 50 लोगों से 100 लोगों से ही बात हो पाएगी, बाकी लोग फिर वंचित रह जाएंगे। व्हाट्सअप पर आपको पता है 500 से 1000 लोगों को डेली रिप्लाई मिलता है, वो फिर बंद हो जाएगा। इसलिए कॉल पर बात करना संभव नहीं होती। बहुत लोग मिलने की जिद करते हैं, तो अभी समय के अभाव में मिलना मतलब थोड़ा मुश्किल है। और जैसे ही अपना ये सेटअप तैयार हो जाएगा तो अपने यहाँ सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी ना, उसके बाद आप मुलाकात के लिए भी आए, अपने सबको इनवाइट भी करेंगे, आप आना अच्छी तरह से, मेरे से मुलाकात भी करना है ना। तो मैं चाहता हूँ कि किसी आए हुए व्यक्ति को परेशानी ना हो, उसके रहने सहने खाने की सारी चीज़ें व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था उसके बाद ही बुलाएंगे। घर एक अलग चीज़ होता है, प्रोफेशन आपका अलग चीज़ होता है। तो प्रोफेशन आपके प्रोफेशनल जगह पर ही आपकी सारी व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से हो, मेंटेन हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। आप सब समझदार हो, इस बात के बारे में आप समझते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।